Hey YouTube, it's Enigma here. So this is our 21st session in Road to Cat RC Explain series. As usual, I will provide the PDF of the session in the comment section below, so you can try the RC yourself. So without wasting any time, let's hop right onto the RC itself. Uh, Before starting this RC, I will tell you one thing. अभी तक मैंने जितने भी आरसीज अपलोड करे हैं उनके सोर्सेज बहुत अलग अलग थे, बट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स आई विल बी हैंड क्राफ्टिंग द आरसी विद एन आर्टिकल. स्पेसिफिकली इट कैन बी मेजॉरिटी वो ईऑन से होगा, या फिर गार्डियन हो सकता है, या फिर न्यूयॉर्क टाइम्स से हो सकता है, बट आई विल बी प्रोवाइडिंग द लिंक ऑफ द आर्टिकल इटसेल्फ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो व्हाट यू कैन डू, अगर तुमको आरसी समझ में नहीं आया या फिर तुमको लगा कि यार इसकी लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लेक्स है या फिर बैकग्राउंड नॉलेज चाहिए मुझे इस आरसी के लिए, सो यू कैन रीड दैट आर्टिकल ऑल्सो. दैट वुड फर्दर इन्हांस योर अंडरस्टैंडिंग, और बाद में अगर तुम कोई भी ऐसा आरसी को टैकल करोगे, यू विल बी एबल टू एस दैट आरसी प्रीटी ईजिली. So let's get started. Histories of Europe's witch hunt often stress religion, misogyny, or legal power. Yet, beneath these visible layers lay an economic logic. Accusations frequently reflected anxiety over how people behaved in fragile subsistence economies. ऑथर हमको ये बोलता है कि यूरोप के अंदर जो विच हंट होते थे पुराने ज़माने के अंदर, इनका माना जाता था कि ये विच हंट के पीछे जो रीज़न माना जाता था वो एक्चुअली रिलीजन को माना जाता था, मिसोजनी को माना जाता था, पर लीगल पावर माना जाता था. बट ऑथर का मानना ये है कि इन सभी लेयर्स के पीछे एक और डीपर जो है वो रीज़न है, दैट इज़ इकोनॉमिक लॉजिक. जिसमें ऑथर ये बोलता है कि उस समय के लोगों के जो एंग्जाइटीज़ थी ये रिफ्लेक्ट करती हैं कि कैसे वो लोग बिहेव करते थे बहुत ही सब्सटेंसेस इकोनॉमीज़ के अंदर, मतलब ऐसी इकोनॉमी जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी. To villagers accustomed to scarcity, sudden prosperity or financial independence appeared unnatural. If resources were imagined as finite, one person's gain could come at another's loss. With such a moral economy of limited goods, wealth without transparency was easily coded as witchcraft. अब ऑथर हमारे पास अंडरलाइंग रीज़न भी एक्सप्लेन करता है कि ऐसे विलेजर्स जो अकस्टम थे स्कैरसिटी के लिए, जो कमी में रहने वाले इन्वायरमेंट के अंदर रहते थे, मतलब ऐसी इकोनॉमी जो इतनी ज़्यादा सही नहीं थी, वहाँ पर एक पर्सन अगर एकदम से प्रॉस्परस हो गया या फिर बहुत ज़्यादा उसके पास पैसा आ गया, तो उनके हिसाब से ये चीज़ अननेचुरल थी. अगर रिसोर्सेज को उस ज़माने के अंदर इमेजिन्ड करा जाता था एज फाइनाइट रिसोर्सेज, एज इसका मतलब ये है कि एक पाए थ्योरी होती थी, फिक्स पाए, कि अगर मान लो कोई अगर बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो किसी दूसरे से होल्ड कर रहा है. मतलब अगर फ़ायदा हो रहा है तो किसी सामने वाले का नुकसान हो रहा है, उनका उस ज़माने वाले लोगों का ये मानना था. तो उनके हिसाब से अगर कोई पर्सन एकदम से बहुत ज़्यादा वेल्थ अगर कमा लेता है, फिर पैसा कमा लेता है, और उसकी ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि उसने कैसे उस वेल्थ को यू कैन से होल्ड करा है, फिर कमाया है, तो उसको माना जाता था कि इसने विचक्राफ्ट का इस्तेमाल करा है. ये ऑथर का मेन टेक है. तो ऑथर फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर विचक्राफ्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा है और हमें ये बता रहा है कि रिलीजन, मिसोजिनी और लीगल पावर जो है वो मेन जो है वो रीजनिंग शायद नहीं है, एक अंडरलाइंग रीज़न है जो भी बहुत हिडन है, एंड दैट इज़ इकोनॉमी. ओके, लेट्स गो विद द सेकंड पैराग्राफ. The distinction between tolerated and condemned economic behavior illustrates this logic. Treasure hunters, peasants who use charms to locate buried wealth, technically practice forbidden magic, yet their actions were rarely punished harshly. Communities perceived them as extending traditional survival strategies. Their fortune seeking was modest and embedded in a shared culture of precarity. Minor penalties sufficed since these individuals did not fundamentally challenge communal expectations. दैट इज़ वन थिंग. यहाँ पर अपन थोड़ा पॉज लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ऑथर यहाँ पर क्या कह रहा है. ऑथर यहाँ पर बता रहा है कि अगर आपको डिस्टिंक्शन देखना है ना कि क्यों ऐसा होता था, तो आपको बस एक चीज़ करने की ज़रूरत है. आपको बस एक चीज़ देखनी है कि कौन से ऐसे बिहेवियर सोसाइटी टॉलरेट कर देती है, या फिर कौन से ऐसे इकोनॉमिक बिहेवियर है जिसको सोसाइटी कंडेम कर देती है. उसी को इलस्ट्रेट करने के लिए ऑथर एग्जाम्पल देता है ट्रेजर हंटर्स का. ट्रेजर हंटर्स भी मैजिक का इस्तेमाल करते थे, चार्म्स का इस्तेमाल करते थे, ताकि ये लोकेट कर सके बरीड वेल्थ को, ऐसा पैसा जो छुपा है, मतलब यू कैन से खजाना बजाना, उसके लिए ये भी चार्म्स का और मैजिक का इस्तेमाल करते थे. पर उनके एक्शन को तो कभी भी बेसिकली हार्शली पनिश नहीं करा जाता था, या कम्युनिटी उनको एक्सेप्ट करती थी. कम्युनिटी का मानना ये क्या था, क्यों ऐसा था, कि कम्युनिटी मानती थी कि ये जो भी चीज़ कर रहे हैं ना, ये उनका ट्रेडिशनल सर्वाइवल स्ट्रेटजी है, ये केवल अपने जीने के लिए ऐसा कर रहे हैं या फिर अपनी रोज़गार को मेंटेन करने के लिए सब कर रहे हैं. इनकी जो फॉर्च्यून सीकिंग है वो मॉडेस्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली ये बेसिकली फॉर्च्यून को सीख नहीं कर रहे. और ऑथर भी हमको ये भी बता रहा है कि माइनर पेनल्टी कभी कभी इनको मिलती थी, क्योंकि ये इंडिविजुअल जो है कहीं ना कहीं रूल्स को तोड़ रहे थे, क्योंकि ये भी चार्म्स का इस्तेमाल कर रहे थे, विचक्राफ्ट ये भी इस्तेमाल कर रहे थे. बट इनको इस तरह से ब्लेम नहीं करा जाता था, क्योंकि ये इंडिविजुअल जो है वो फंडामेंटली चैलेंज नहीं करते थे कम्युनिटी की एक्सपेक्टेशंस को. इसका मतलब ऑथर ने यहाँ पर टोन सेट कर दी. ऐसी चीज़ें जो कि माइनर हैं और यू कैन से पैसे को होल्ड नहीं कर रहे, या फिर कम्युनिटी की यू कैन से एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट नहीं जा रहे, तो वो बिहेवियर फाइन है. बट उसके अगेंस्ट जाओगे तो शायद आपको डीम कर दिया जाएगा कि आप विचक्राफ्ट का इस्तेमाल करते हो. अब बाय कंट्रास्ट, मतलब ऐसे बिहेवियर जिसको विचक्राफ्ट बोलते हैं उसके बारे में समझा रहा है.
The so-called rich witches provoked far greater suspicion. These were villagers who lent money at exploitative rates, accumulated conspicuous wealth, or refused reciprocal obligations such as hospitality and almsgiving. In a zero-sum worldview, their prosperity appeared predatory, as if it drained the vitality of others. Rumors of pacts with the devil or spectral guardians of hoarded treasure gave supernatural form what was at that time at heart moral resentment. यहाँ पर आएगा for what was, यहाँ पे एरर है. सो ये पैसेज के अंदर हमको एक चीज़ समझ में आती है कि ऑथर फिर यहाँ पे कंट्रास्ट करता है कि रिच विचेस को क्यों कंडेम करते थे, रिच विचेस को क्यों कम्युनिटी जो है वो बोलती थी कि विचक्राफ्ट इस्तेमाल कर रही हैं, क्योंकि ये बहुत यू कैन सी ये पैसों को होल्ड करते थे. ये विलेजर्स जो है वो लेंड करते हैं मनी को एक्सप्लॉइटेटिव रेट्स के ऊपर, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट के ऊपर पैसे को लेन देन करते थे. और इन्होंने बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिशियस मतलब ऐसी वेल्थ जिसका रीज़न नहीं है, मतलब कैसे इतना यू कैन से पैसा कमा लिया, पता ही नहीं चल रहा है किसी को कि इतना पैसा इसने कैसे कमा लिया, तो वो उसको बोलेंगे कि आपने तो विचक्राफ्ट का इस्तेमाल करा है. और एक जो स्पेसिफिक ट्रेड जो ऑथर बोलता है कि ये रिफ्यूज़ करते हैं रेसिप्रोकल ऑब्लिगेशन, मतलब हॉस्पिटैलिटी नहीं प्रोवाइड करते, किसी को मदद प्रोवाइड नहीं करते, तो डेफिनेटली उस पर्सन को विचक्राफ्ट का नाम दिया जाएगा. अब यहाँ पर एक टर्म इस्तेमाल होता है जीरो सम गेम. जो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा जीरो सम वर्ल्ड व्यू का मतलब होता है देर इज वन यू कैन से प्रॉफिट, अगर एक पर्सन का प्रॉफिट हो रहा है तो दूसरे पर्सन का लॉस हो रहा है. देर इज नो मिडिल ग्राउंड. उनका मतलब ये नहीं होता कि उसने अपनी एफर्ट से करा है, नहीं, उनका मानना है कि फिक्स पाई का एग्जाम्पल है कि इफ समबडी हैज़ मेड अ प्रॉफिट तो इसका मतलब ये है कि दूसरे वाले का नुकसान हुआ होगा, उनकी ये मानना था. तो ऐसे लोगों का जिनका मानना जीरो सम गेम के ऊपर था, उनके हिसाब से प्रॉस्पेरिटी जो है ये प्रेडेटरी थी. इनकी प्रॉस्पेरिटी मतलब अगर ये पैसा कमा रहा है मतलब इसने किसी को लूटा होगा, किसी का पैसा जो है वो कम करा होगा, तभी ये इतना पैसा कमा रहा है, ये उनकी मेंटालिटी थी. और वो ऑथर उसको कंट्रास्ट करता है विद, और से कंपेयर करता है सिर्फ ड्रेन द वाइटलिटी ऑफ अदर्स, ये दूसरों की वाइटलिटी को फिर एनर्जी या लाइफ फोर्स को कम कर रहा है. रूमर्स ऑफ पैक्ट्स विद डेविल और स्पेक्ट्रल गार्डियंस ऑफ गार्डेड ट्रेजर गिव सुपरनैचुरल फॉर्म टू व्हाट वाज एट हार्ट मॉरल रिजल्टमेंट. मतलब ऑथर ये बोल रहा है कि ये उनको रूमर फैला देते थे कि इसने एक डेविल के साथ पैक करा है इसलिए इसने तो पैसा कमाया है, या फिर एक ऐसा गार्डियन, स्पेक्ट्रल यानी बेसिकली भूत होता है. तो इट गोज ऑन टू से कि घोसली जो सुपर नेचुरल पावर्स रहती हैं उन्होंने एक नेचुरल फॉर्म लिया है और ये पर्सन है वो. और व्हाट वाज दैट, उन्होंने बोला तो ये था बट रियलिटी में वो क्या थी, मॉरल रिजेंटमेंट थी. वो लोग जो है वो मॉरली रिजेंट करते थे ऐसे लोगों को, और इसलिए वो यूज़ करते थे विचक्राफ्ट का ऐसी एक्यूजेशन यू कैन करने में. तो ये हमारे पास सेकंड पैराग्राफ हो गया जिसमें हमको दो तरह के रोल्स के बारे में बताया गया. पहला हमारे पास ट्रेजर मर्चेंट का, जिनको सोसाइटी जो है वो कंडेम नहीं करती थी क्योंकि वो सोसाइटी के कॉम्युनल नॉर्म्स के अगेंस्ट नहीं जाते थे. दूसरा एग्जांपल दिया इनका, यू कैन से ऐसे लोग जो पैसे को होल्ड करते थे या फिर मनी को एक्सप्लॉइटेटिव वे के अंदर मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट रेट के ऊपर लेंड करते थे. तो सोसाइटी जिस एक्शन को डीम करती थी कि ये मॉरली अगेंस्ट है लाइक सोसाइटी के कोड के, तो वो लोग जो है वो सोसाइटी जो है उसको यू कैन से एक्यूज़ करती थी एज अ विचक्राफ्ट. ठीक है, तो सेकंड पैराग्राफ हमारे पास इस बारे में हो गया. Religious teachings deepened the association of greed with evil. Sermons cast avarice as a deadly sin, warning that wealth without charity bore the devil's mask. Thus, when a prosperous merchant was accused of blighting harvests or a wealthy widow of poisoning cattle, the charge operated on multiple registers at once: theological, supernatural and economic. अब ऑथर ये बोल रहा है कि इस रिजेंटमेंट को गहरा करने का काम जो करता है वो रिलीजियस टीचिंग करती है. कैसे? क्योंकि जो रिलीजियस टीचिंग्स है उसमें एवरेज यानी ग्रीड जो है उसको एक डेडली सिन माना जाता था. 7 डेडली सिंस है, उसमें से एक डेडली सिन जो है वो ग्रीड माना जाता था. और उनका रिलीजन ये बोलता था कि अगर आप वेल्थ को बेसिकली कमा रहे हो विदाउट क्लैरिटी, मतलब अगर आपके पास क्लैरिटी, अगर आप बता नहीं रहे हो कि आप कैसे पैसा कमा रहे हो, क्लैरिटी नहीं है उसकी, तो आप बोर कर रहे हो डेविल्स मार्क, मतलब आपके ऊपर डेविल ने बेसिकली मार्क छोड़ दिया, ये रिलीजन बोलता था. तो इसीलिए जब एक प्रॉस्पेरस पर्सन के ऊपर एक्यूज़ करा जाता था, मतलब मर्चेंट को एग्जाम्पल दे रहा है ऑथर, 2 एग्जाम्पल देता है. एक प्रॉस्पेरस मर्चेंट जिसको एक्यूज़ करा जाता है कि उसने जो है वो यू कैन से ब्लाइट लाई है. ब्लाइट मतलब बेसिकली क्या होता है, एक डिसीज़ होती है प्लांट के अंदर जनरली, उसके अंदर क्या हो सकता है, कीड़े पड़ जाते हैं फसल के अंदर या फिर फसल ख़राब हो जाती है. तो जब एक प्रॉस्पेरस मर्चेंट को एक्यूज़ करा जाता था कि इसने ब्लाइट लाई है, या फिर एक वेल्दी विडो को एक्यूज़ करा जाता था कि इसने कैटल को पॉइजन करा है, तो चार्ज केवल और केवल ऐसा नहीं है कि बस इकोनॉमिक लेवल के ऊपर ऑपरेट करता था या फिर लीगल लेवल के ऊपर ऑपरेट करता था, तीनों लेवल पर ऑपरेट करता था, थियोलॉजिकल लेवल पर भी, सुपरनैचुरल लेवल पर भी और इकोनॉमिक लेवल के ऊपर भी. ट्रायल functioned less as objective inquiries than as public reaffirmation of what counted as acceptable gain. In this sense, witchcraft accusations were instruments of social regulation, mechanism through which communities enforced reciprocity and punished ambition that threatened cohesion. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. ऑथर यहाँ पर ये बोलता है कि ट्रायल्स का जो काम था ना, वो ऑब्जेक्टिव इंक्वायरी नहीं थी कि रियलिटी में क्या हुआ है, उससे मतलब नहीं था ट्रायल्स को. ट्रायल का मतलब था पब्लिक रीअफर्मेशन ऑफ व्हाट काउंटेड एक्सेप्टेबल गेन. पब्लिकली वो ये देखते थे कि भाई ये चीज़ जो है वो सही है कि नहीं, सोसाइटी इस चीज़ को सही मान रही है कि नहीं है. अगर सोसाइटी के हिसाब से वो सही होगा तो उस पर्सन को विचक्राफ्ट का एक्यूजेशन नहीं देगा. अगर सोसाइटी के हिसाब से वो गलत है तो उसको विचक्राफ्ट के लिए एक्यूज़ करते जाएगा कि ये पर्सन जो है विचक्राफ्ट इसने यूज़ करा है और इसने इतना पैसा कमाया है.
अब ऑथर यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलता है, जो कि पैसेज की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इन दिस सेंस विचक्राफ्ट एक्यूजेशन वर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सोशल रेगुलेशन। इस तरह से देखा जाए तो ये विचक्राफ्ट जो है वो इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से सोशल रेगुलेशन की तरह है। थिंक अबाउट इट एट फॉर अ सेकंड। एक पर्सन तुमको दिख रहा है कि मॉरली ये लाइक लेट्स से एग्जांपल, सोसाइटी के हिसाब से ये पर्सन ने एकदम से इतनी पैसा कमा लिया और ये पैसा लोगों को बहुत परेशान कर रहा है, पैसा होल्ड कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो सोसाइटी उसको क्या करती है, विचक्राफ्ट क्या था, एक टूल था। सोसाइटी बोलती थी कि ये पर्सन तो विचक्राफ्ट का इस्तेमाल कर रहा है, उसके कारण उसको हैंग कर दिया जाता था या फिर जेल कर देते थे। तो उसके कारण क्या हो गया, वो प्रेडेटरी एक्शन खत्म हो गया। तो सोसाइटी इस विचक्राफ्ट को एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल रेगुलेशन की तरह इस्तेमाल कर रही है, जिसके कारण सोसाइटी जो है वो इन्फोर्स करती है रेसिप्रोसिटी, कि आपको लेन देन करना है, आपको हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड करनी है, और पनिश करती थी ऐसे एम्बिशन को जो कि सोसाइटी को एक दूसरे से जुटने से अलग कर रहा है या फिर अपोज कर रहा है कोहिजन को। तो सोसाइटी ऐसे लोगों को पनिश करती थी। ये हमारे पास थर्ड पैसेज आ गया। Third paragraph. Let's start with the fourth paragraph. Legal authorities lend these suspicions institutional weight, but they rarely initiated cases independently. Most began with village denunciations, later ratified by courts. Gender played a role too. Women, particularly widows or midwives, were more vulnerable since their economic activity often unfolded outside patriarchal oversight. Author यहाँ पर ये बोलता है कि लीगल अथॉरिटीज़ खुद से ऐसे केसेस को बहुत कम जो है कि बेसिकली क्या कह सकते हैं, इन्वेस्टिगेट करती थी। मतलब अगर उस ज़माने के अंदर मान लो कोई भी लीगल अथॉरिटी हो गई या फिर कोर्ट्स हो गए या फिर पुलिस हो गई, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लो होती थी, तो वो खुद से इन सब चीज़ों को अपने एंड से बेसिकली क्या कह सकते हैं, सर्च नहीं करती थी कि विच कौन है विच कौन है। ऐसा उनका बहुत रेयर होता था। ऑथर यहाँ पर यूज़ करता है रेयरली, विच मीन्स बहुत रेयरली वो ऐसी चीज़ करती थी। ये सारी चीज़ें शुरुआत होती थी विलेज के डिनेंसिएशन से। विलेज जो है कोई एक गाँव होता था, उसमें किसी के ऊपर जुल्म से ब्लेम लगाया जाता था कि यार इस पर्सन ने, ये पर्सन जो है विचक्राफ्ट का इस्तेमाल कर रहा है, और वो पर्सन को बाद में बेसिकली कोर्ट के अंदर ले जाए जाते थे, और कोर्ट के अंदर फिर उसके बाद यू कैन से सारी प्रोसीडिंग्स होती थी। और ऑथर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलता है कि जेंडर का भी एक रोल है। ऐसा नहीं है कि जेंडर जो है उसका बायस नहीं है, जेंडर रोल प्ले करता था। वुमेन स्पेसिफिकली, ऐसी वुमेन जो विडोज थी या फिर मिडवाइफ्स थी, यू कैन से जो लाइक 30s या 40s के अंदर मिडवाइफ्स थी, वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल थी विचक्राफ्ट एक्यूजेशंस के लिए, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो पेट्रियार्कल ओवरसाइट में होती थी। वो कैसे पैसा कमा रही है, पेट्रियार्कल जो वहाँ पे नेचर जो सोसाइटी थी वो पेट्रियार्की थी, तो पेट्रियार्की के हिसाब से लाइक अगर एक वुमेन पैसा कमा रही है, इतना पैसा कैसे कमा रही है, तो वो इमीडिएटली एक सस्पिशन का माइंडसेट चालू हो जाता था, इसलिए वुमेन जो है ज़्यादा वल्नरेबल रहती थी। तो एक एंगल यहाँ पर बोलता है, येट इवन देयर डायमेंशन वॉज इंटैंगल्ड विद मॉरल इकोनॉमी. A widow managing her property or a midwife charging fees could appear threatening not simply because they were female but because their financial independence seemed deviant. अब ऑथर एकदम से एक पॉइंट बता देता है कि यार देखो, एक विडो जो कि पैसा कमा रही है या फिर इसके पास एकदम से इतना पैसा आ गया, वो तो ठीक है, बट एक मान लो ऐसे डायमेंशन के अंदर भी मॉरल इकोनॉमी का एक बेसिकली इंटैंगलमेंट है, वो कैसा है वो ऑथर एक्सप्लेन करता है। एग्जांपल के तौर पर मान लो एक विडो जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को मैनेज कर रही है, या फिर एक मिडवाइफ है जो केवल फीस चार्ज कर रही है। मान लो इनके लिए हो सकता है कि कोई पब हो गया फिर बार हो गया, उसके लिए वो बेसिकली वो ओनर है और वो चार्ज कर रही है। तो लोगों के हिसाब से ये चीज़ भी बेसिकली क्या कह सकते हैं, थ्रेटनिंग है। इसलिए नहीं क्योंकि वो फीमेल है, बट एक फीमेल होते हुए भी ये अपने फाइनेंस ऐसे कैसे मैनेज कर सकती है, क्योंकि सोसाइटी पेट्रियार्की थी। तो एक इंडिपेंडेंट वुमेन जो कि इतनी फाइनेंशियली स्टेबल है और अपनी चीज़ों को मैनेज कर रही है, सोसाइटी के हिसाब से ये यू कैन से पेट्रियार्की के रूल से हट रही है या फिर डिफाई कर रही है रूल को, तो उस हिसाब से भी उसको बेसिकली एज अ यू कैन से एक्यूज करते थे फॉर विचक्राफ्ट. Still, witch hunts were not reducible to envy of the rich. At times, the destitute who begged too insistently were also accused, suggesting that both excessive ambition and excessive dependence could violate communal norms. The unifying thread was deviation from reciprocity, whether by hoarding or by demanding too much. फिर ऑथर कन्वे करता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केवल अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हो तो ही आपको बेसिकली ब्लेम करेंगे. अगर आप मतलब एनवी ऑफ द रिच ही नहीं है कि अगर कैसे हम अमीर आदमी से बेसिकली नफरत करते थे तो हम उनको विच के लिए एक्यूज कर देंगे, केवल वही रीज़न नहीं था. डेस्टिट्यूट, ऐसा पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा गरीब है, जो पैसे के लिए बैक करता था, उसको भी कभी कभी विचक्राफ्ट के लिए एक्विजिशन कर दिया जाता था. इसका मतलब ये था कि जो एक्सेसिव एम्बिशन को भी पनिश करते थे, जो बहुत ज़्यादा बेसिकली एम्बिशन रखता है और पैसे को होल्ड करने की इच्छा रखता है, या फिर एक्सेसिव डिपेंडेंसी, ऐसा पर्सन जो सोसाइटी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, उसको भी विचक्राफ्ट के लिए एक्यूज कर दिया जाता था, क्योंकि ये दोनों तरीके से कम्युनल नॉर्म्स, जो उस तरह के कम्युनिटी के नॉर्म्स थे, उनको अपोज करता था. ऑथर फिर गोल होता है कि यूनिफाइंग थ्रेड जो था, जो इन दोनों को बांधने का जो बेसिकली थ्रेड था, कि एक गरीब पर्सन को भी हम पनिश कर रहे हैं और एक अमीर पर्सन को भी पनिश कर रहे हैं, ये था डेविएशन फॉर रेसिप्रोसिटी. अगर आप कुछ चीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहे हो सोसाइटी को, मतलब गिव एंड टेक अगर रिलेशनशिप नहीं रख रहे हो, तो अगर जैसे आप डेविएट हो गए तो आपको विचक्राफ्ट का एक्विजिशन मिल जाएगा. वेदर बाय होर्डिंग, या तो आप बेसिकली बहुत ज़्यादा पैसा ले रहे हो, या फिर डिमांड कर रहे हो बहुत ज़्यादा. आप अगर डिमांड कर रहे हो तो आपको प्रोवाइड भी करना पड़ेगा, ये उनका मानना था.
Seen in retrospect, the witch hunts dramatize a paradox. They preserved cohesion by stigmatizing behaviors deemed corrosive, but also destabilized community by fueling cycles of hate. What modern eyes dismiss as superstition was contemporaries a moralized response to the disruption of early capitalism, an attempt to police fairness in a world where survival seemed zero sum. ऑथर पर यहाँ पर बात करता है कि अगर रेट्रोस्पेक्टिवली इस तरह को देखा जाए तो विच हंट जो है ये एक पैराडॉक्स को बेसिकली बताता है. कैसे पैराडॉक्स बताता है? क्योंकि विच हंट जो है ये प्रिजर्व करते थे सोसाइटी के अंदर कोहेजन, ये सोसाइटी को बांध के अंदर रखते थे. कैसे? अगर एक पर्सन बहुत ज़्यादा कोरोसिवली एक्ट कर रहा है या फिर सोसाइटी के अगेंस्ट है तो वो उसको विचक्राफ्ट के जैसे एक्विजिशन दे देते थे और उसके कारण उसको या तो हैंग कर देते थे या तो फिर जेल के अंदर डाल देते थे. उसके कारण क्या हो जाता कि जो इकोनॉमी थी या फिर जो सोसाइटी थी वो मोर कोहेसिव होती थी. बट एट द सेम टाइम ये डिस्टेबलाइज भी करते थे इकोनॉमी को. कैसे? बाय फ्यूलिंग साइकिल्स ऑफ फियर. क्योंकि विचक्राफ्ट का किसी को भी एक्विजिशन हो सकता था तो उसके कारण एक डिस्टेबिलिटी भी होती थी. तो यहाँ पर एक पैराडॉक्स है, ये सोसाइटी को कोहेसिव वे में बांध के भी रख रहा है और यू कैन से ये साइकिल्स ऑफ फियर भी चैनल कर रहा है. फिर ऑथर बोलता है कि मॉडर्न हाई के हिसाब से विचक्राफ्ट जो है वो केवल सुपरस्टिशन है, कि हमारे हिसाब से अंधविश्वास है कि अंधविश्वास के कारण इतने लोगों को मार दिया. बट कंटेम्प्रेरीज मतलब उन जमाने के लोगों के लिए विचक्राफ्ट जो है वो एक मॉरल रिस्पॉन्स था अर्ली कैपिटलिज्म के लिए. अर्ली कैपिटलिज्म जो बेसिकली डिस्ट्रप्शन कॉज कर रहा था उसका एक मॉरल रिस्पॉन्स जो था वो विचक्राफ्ट था. वट वॉज इट? और ऑथर फर्दर एक्सप्लेन करता है एन अटेम्प्ट टू पोलिस फेयरनेस इन अ वर्ल्ड वेवर सर्वाइवल सीम जीरो सम. एक ऐसा वर्ल्ड जिसके अंदर केवल जीरो सम फिलोसॉफी थी, मतलब किसी का गेन और किसी का लॉस. तो उस जमाने में एक फेयरनेस को प्रोवाइड करने का काम जो है वो विचक्राफ्ट देता था. तो दिस वॉज द आरसी. आई होप यू अंडरस्टैंड द आरसी. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. द पैसेज सजेस्ट दैट विचक्राफ्ट एक्विजिशन फंक्शन प्राइमरली एज. पैसेज के हिसाब से विचक्राफ्ट का क्या प्राइमरी फंक्शन था? एक्सप्रेशन ऑफ मिसोजिनी का टारगेट वल्नरेबल वुमेन. इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट यू कैन से ब्रॉडर एंगल है. मिसोजिनी बहुत ज़्यादा नैरो हो जाएगा. मिसोजिनी कहीं ना कहीं एक मुद्दा रखती थी. ऑथर बोलता है कि वुमेन जो है वो पर्टिकुलरली अक्यूज़ करी जाती थी विचक्राफ्ट के अंदर. बट इसका प्राइमरी फंक्शन जो है इट वॉज अ मोर कंटेम्प्रेरी आंखों के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कोहिजन के काम करता था, रेगुलेशन का काम करता था. बट एट द सेम टाइम ये यू कैन से डिस्टेबलाइज भी करता था कम्युनिटी को बाय फियर. तो दैट इज द एंगल दैट वी नीड टू टारगेट. Theological campaigns to eradicate sinful practice. It's not about theological campaign. और सिंफुल प्रैक्टिस को इरेडिकेट करने का ऐसा भी कोई मतलब नहीं था. हमको पता था मल्टीपल एंगल्स के ऊपर एक ऑपरेट करता था. तो बी इज नॉट द आंसर. इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सोशल रेगुलेशन इन्फोर्सिंग कम्युनल नॉर्म्स ऑफ रेसिप्रोसिटी. एग्जैक्टली, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट थियोलॉजी. दिस इज नॉट अबाउट यू कैन से मिसोजिनी ऑफ वुमेन इटसेल्फ. ये एक इंस्ट्रूमेंट था सोशल रेगुलेशन का. हेंस सी शुड बी द आंसर. लेट्स लुक एट डी. इरेशनल इरप्शंस ऑफ एनवी इन सोसाइटल प्लेग्ड बाय स्कैरसिटी. यार ये तो हम पहली बात तो ये ना, पहली बात तो ये प्लेग्ड मतलब ऐसी सोसाइटी जो बेसिकली भरी हुई थी स्कैरसिटी से. ये कहीं ना कहीं नेगेटिव है. बट ठीक है, एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि ऑथर बताता है कि एक सोसाइटी जो कि ऐसे लोग जो कि फर्स्ट पैराग्राफ में बोलता है वो ए सोसाइटी विच आर कस्टम टू स्कैरसिटी. सो दिस कैन बी डूएबल. बट इरेशनल ऐसा तो नहीं है कि इरेशनल इरप्शंस थे. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि शायद जेन्युइन जस्टिफाइड इरप्शन हो सकते हैं. और मेन मुद्दा फिर भी ये नहीं है कि एनवी इज़ नॉट द मेन थिंग. एनवी इज़ पार्ट ऑफ इट. मतलब ये जो ए बी सी है ना वो कहीं ना कहीं इस ब्रॉडर आर्ग्यूमेंट का पार्ट है. बट द ओनली ऑप्शन विच कैप्चर्स द होल इमेज इज द सी ऑप्शन. हेंस आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन इज द सी ऑप्शन. लेट्स लुक एट द सेकंड क्वेश्चन. द टॉलरेंस शोन टुवर्ड्स ट्रेजर हंटर्स इंडिकेट दैट. अब ऑथर का सिंपल सा मानना यह है कि जो टॉलरेंस जो सोसाइटी शो करती है ट्रेजर हंटर्स के खिलाफ सोसाइटी क्यों टॉलरेंस शो करती है? क्योंकि उनके हिसाब से ये चीज़ जो है वो उनका यू कैन से रोज़गार का जरिया था. और उनके हिसाब से ये चीज़ जो है वो कम्युनल नॉर्म्स को अगेंस्ट नहीं थी, कम्युनल नॉर्म्स के अगेंस्ट नहीं थी, इसलिए सोसाइटी उसको टॉलरेट कर रही थी. तो कम्युनिटीज एक्सेप्टेड मैजिकल प्रैक्टिस एज लॉन्ग एज द रीइंफोर्स एग्जिस्टिंग सर्वाइवल नॉर्म्स. एग्जैक्टली, वो हट नहीं रही है, वो कहीं ना कहीं यू कैन से ट्रेडिशन या फिर सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं जा रही. तो हेंस ए शुड बी द आंसर. लेट्स लुक एट बी सी एंड डी. विलेजर्स जेन्युइनली बिलीव सुपरनेचुरल फोर्सेस कुड एड इकोनॉमिक मोबिलिटी. यार मेन मुद्दा ना विलेजर्स के बिलीव करने का है ही नहीं कि सुपरनेचुरल फोर्सेस जो है वो इकोनॉमिक मोबिलिटी को एड करेगी कि नहीं करेगी. दिस इज नॉट द मेन सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैराग्राफ इटसेल्फ, इजंट इट? तो बी इज नॉट द आंसर. चर्च ऑथोरिटीज क्वाइटली इंडोर्स लो लेवल मैजिक व्हेन इट डिड नॉट थ्रेटन डॉक्ट्रिन. यार चर्च की तो बात ही नहीं करी गई है कि चर्च ऑथोरिटी जो है वो इंडोर्स करती थी कि नहीं लो लेवल मैजिक. तो ये वाली बात ही नहीं है कि उसको टॉलरेट इसलिए नहीं करते थे क्योंकि चर्च जो है वो क्वाइटली जो है वो सपोर्ट करती थी लो लेवल मैजिक को. वो मेन मुद्दा ये है कि टॉलरेंस इसलिए शो करते थे ट्रेजर हंटर्स को क्योंकि वो सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट नहीं जाते थे और वो होल्ड नहीं करते थे. उनका मानना था कि दिस इज समथिंग जो कि वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि अपनी रोजगार को चलाने के लिए कर रहे हैं. तो दिस इज मैंशनड. तो हैंस सी इज नॉट द ऑप्शन. वेल्थ एक्वायर्ड टू रिचुअल वॉज नेवर एसोसिएटेड विद सस्पिशन और पनिशमेंट. यार ऐसा भी नहीं है कि नेवर है. नेवर बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वर्ड है. आप ये बोल रहे हो कि वेल्थ जो कि रिचुअल के थ्रू एक्वायर करी जाती थी उसको सस्पिशन और पनिशमेंट के हिसाब से देखा नहीं जाता था. बट व्हेन यू गो बैक टू द आरसी इटसेल्फ, यहाँ पर ऑथर डेफिनेटली एक चीज़ मेंशन कर रहा है. ये देखो, येट देयर एक्शन वर रेयरली पनिश्ड, विच मीन्स पनिश तो करे जाते थे बट मतलब ऐसा नहीं है कि पनिश नहीं करते थे बट कभी कभी ही पनिश करते थे. नॉट यू कैन से मोस्ट ऑफ द टाइम. हेंस सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर जो होगा वो ए ऑप्शन होगा.
Then we go on to the third question itself. The term rich witches in the passage primarily refers to the individual hope. Rich witches किनको बोला जाता था? तो let's look at the option A, B, C, D. Accumulate conspicuous wealth in ways interpreted as predatory under zero sum worldview. Exactly. Like rich witches जो है वो उनको ऐसा बोला जाता है, तो बहुत ज़्यादा conspicuous wealth को जो है वो गैदर कर देते ऐसे तरीके से जिसको predatory माना जाता था, which is you can say predatory और you can say बहुत ज़्यादा manipulative way के अंदर इन्होंने पैसे को बेसिकली माना जाता था कि किसी को और का पैसा होल्ड करा है, तो उन हिसाब से उनको rich witches माना जाता था. Hence A should be the answer. Let's look at B, C and D. Challenge religious authority by openly rejecting obligations of faith. यार religious authority का मेन मुद्दा थोड़ी ना है, religion मेन मुद्दा है ही नहीं, तो B is not the answer. C. Relied on charms and rituals to manipulate harvest and resources. यार ऑथर ने ना ये चीज़ नहीं बोली है कि रिच विचेस ऐसे लोगों को बोलते हैं जो कि चार्म्स के ऊपर रिलाई करते थे और रिचुअल्स के हिसाब से रिलाई करते हैं ताकि वो मैनिपुलेट करें हार्वेस्ट एंड रिसोर्सेज. दिस इज कम्प्लीटली यू कैन से नॉट मेंशन, पैसेज के अंदर ऐसा बोला ही नहीं है, ना इम्प्लाई करा गया कहीं ना कहीं. तो सी इज प्रॉब्ली नॉट द आंसर. डी ऑप्शन. यूज दैट जेंडर रोल्स सच एज मिडवाइफरी टू मास्क इलिसिट फाइनेंशियल एक्टिविटीज़. यार वो अपने जेंडर रोल का इस्तेमाल करती हैं फीमेल के बारे में. ये क्या ऑथर तो लास्ट में गो ऑन करता है ना कि रिच विचेस का जो टर्म है वो डेफिनेटली यहाँ पर ये भी तो बोलता है. डिस्ट्रीट्यूट को भी बेसिकली आप बोल सकते थे कि ये विच हंट्स जो है वो केवल रेडिस्ट्रिब्यूट टू द ये केवल एनवी ऑफ द रिच ही नहीं है, डिस्ट्रीट्यूट को भी ब्लेम करा जा सकता था. तो आप कैसे बोल सकते हो कि ये जेंडर्ड रोल का टेक तो बहुत ज़्यादा वो है, एक्सट्रीम है यहाँ पे. तो हेंस डी इज़ ऑल्सो नॉट दी ऑप्शन. तो जो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का वो ए होगा. Let's look at the fourth question itself. Which of the following, if true, would most seriously weaken the author's thesis? मतलब पहली बात तो ये ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो कि ऑथर की थीसिस को पूरी तरह से ऑब्लिटरेट कर देगा या फिर हटा देगा. मोस्ट सीरियसली वीकन का मतलब इस्तेमाल हुआ है. एक से ज़्यादा ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं जो ऑथर के ओपिनियन को वीकन करें, बट हमें वो ऑप्शन लेना है जो कि सबसे ज़्यादा वीकन करेगा. तो लेट्स लुक A, B, C एंड D. ऑथर की थीसिस क्या थी? ऑथर ने ये बोला था कि विच हंट जो है वो रिलॉजिकल, इफ़ यू गो बैक ईयर, ऑथर अपनी ओपनिंग ही करता है कि यूरोप का जो विच हंट था पुराने ज़माने का वो रिलीजन, मिसोजिनी और लीगल पावर के ऊपर बेस नहीं था, वो बेस था इकोनॉमिक लॉजिक के ऊपर. ये ऑथर का मेन मुद्दा है और ऑथर ने पूरे पैराग्राफ के अंदर इसी को क्या कह सकते हैं, एडवोकेट करा है. सो लेट्स सी कौन सा ऑप्शन ने उसको नेगेट करता है. पहला ऑप्शन, मोस्ट विच ट्रायल्स वर इनिशिएटेड एंड ड्रिवन बाय सेंट्रल रिलीजियस कोर्ट विद लिटिल इनपुट फ्रॉम विलेज कम्युनिटीज़. ये मुद्दा ना पूरे पैसेज की टेबल को फ्लिप कर देता है. एग्जाम्पल के तौर पर इफ़ यू हैव अ चेस बोर्ड, ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट सही हुआ कि जितने भी विच ट्रायल्स थे वो रिलीजियस या फिर विलेज कम्युनिटी ने नहीं फाइल करे थे, वो रिलीजियस कोर्ट्स ने फाइल करे थे, तो पूरी चेस टेबल फ्लिप हो जाती है, पूरा आर्ग्यूमेंट डिस्ट्रॉय हो जाता है और आपका पैसेज का कोई सेंस ही नहीं रहता. आप पैसेज को दूसरी लाइन आप लिख ही नहीं सकते क्योंकि ऑथर पहली लाइन में ही बोलता है कि रिलीजियस जो कम्युनिटीज़ थी या फिर ये कम्युनिटीज़ जो थी ये तो कहीं कहीं थी, पर मेन मुद्दा जो है वो इकोनॉमिक बिहेवियर का था. अब अगर आप ये बोल देते हो कि रिलीजियस कोड जो है उसको लीड करती थी, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक बिहेवियर का फैक्टर ही नहीं था. तो दिस शुड बी द आंसर बिकॉज ये बहुत ज़्यादा वीकनिंग है, ये पूरी टेबल को फ्लिप कर देता है. अब लेट्स सी B, C एंड D. Historical records reveal that wealthy individuals were rarely accused of witchcraft, while accusations overwhelmingly targeted the poor. अब यहाँ पर आपने क्या बोला पता है? आपने यहाँ पर क्लेम इस तरह से फिल कर दिया. अब ये आंसर ये वीकनिंग है, डेफिनेटली दिस इज वीकनिंग ऑप्शन. क्योंकि ऑथर ने बोला था कि लास्ट सेकंड पैराग्राफ में ऑथर ये मेंशन भी करता है कि विच हंट जो है वो केवल एनवी ऑफ द रिच नहीं थी, इसमें डिस्ट्रीट्यूट या फिर पुअर लोगों को भी टारगेट करा जाता था. अगर आप यहाँ पर ये बोल देते हो कि यू कैन से विच हंट जो है वो ये रिवील करता है कि वेल्दी इंडिविजुअल को टारगेट करा जाता था, वेल्दी इंडिविजुअल्स वर रेयरली एक्यूज ऑफ विचक्राफ्ट. मतलब वेल्दी इंडिविजुअल्स के ऊपर यू कैन से हम विचक्राफ्ट के ऊपर एक्यूजेशन नहीं लगते थे, एक्यूजेशन ओवर में टारगेटेड द पुअर. अगर आप बोल रहे हो कि केवल पुअर्स को टारगेट करते थे, तो आपने अपना टारगेट चेंज कर दिया कि यार इंडिविजुअल जो रिच थे उसकी जगह पे आपने ये बोल दिया कि विचक्राफ्ट जो है वो पुअर लोगों के ऊपर बोलते थे, पुअर लोगों से लोगों की शायद नफरत रही होगी और वो सोसाइटी के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते थे, तो इसलिए हमने विचक्राफ्ट एक्यूजेशन थे. बट ये ना ब्लेम शिफ्ट कर देता है बस. दिस जस्ट शिफ्टेड द ब्लेम. ये बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडसली वीकन नहीं करता ऑथर के आर्गुमेंट को, क्योंकि ऑथर का आर्गुमेंट अभी भी इकोनॉमिक बिहेवियर के ऊपर फिक्स्ड है. तो हेंस दिस इज नॉट द आंसर. टेबल फ्लिप नहीं करी इसने, ठीक है, मतलब कुछ अपन कह सकते हैं पीसेस को इधर से उधर कर दिया, बट टेबल हैज नॉट बीन फ्लिप्ड. ऑप्शन नंबर सी, मैजिकल प्रैक्टिस सच एज ट्रेजर हंटिंग वर पनिश्ड विद द सेम सिवियरिटी एज प्रेडेटरी लैंडिंग और होर्डिंग. अब आपने क्या बोला पता है? ऐसे लोग जो मैजिकल प्रैक्टिस करते थे उनको अपन विचक्राफ्ट के ऊपर एक्यूज करते थे, ठीक है. इट्स लाइक ये भी वीकनिंग है, इट्स नॉट लाइक यू कैन से ट्रेमेंडसली वीकनिंग. आपने बस ये बोल दिया कि ऐसे लोग जो मैजिकल प्रैक्टिस करते थे, जैसे कि ट्रेजर हंटिंग ही क्यों ना हो गया, इनको पनिश करते थे विद द सेम सिवियरिटी एज यू कैन से प्रेडेटरी लैंडिंग और होर्डिंग. तो आप यहाँ पर सिवियरिटी ट्रैप है.
ये बोल रहा है कि दोनों की सिवियरिटी सेम थी। आप भले से मैजिक आज मैजिकल प्रैक्टिस कर रहे हो, ट्रेजर हंटिंग कर रहे हो, तो भी आपके ऊपर बेसिकली क्या कह सकते हो उतना ही जुल्म करा जाएगा, फिर उतना ही यू कैन से पनिशमेंट होगी जितना एक पर्सन जो है वो होर्डिंग से करता था। तो आपने इन दोनों की प्लेइंग फील्ड इवन कर दी। बट स्टिल मेन मुद्दा जो यहाँ पर है कि कहीं ना कहीं वो उससे रिलेटेड है, मतलब सिवियरिटी आपने एडजस्ट कर दी। दिस इज स्टिल नॉट वीकनिंग द होल पॉइंट इटसेल्फ कि यू कैन से इकोनॉमिक बिहेवियर जो है वो मेन पॉइंट है। ये भी अभी हमारे पास अभी भी वीकनिंग नहीं हुआ, तो सी इज़ नॉट दी ट्रेमेंडसली वीकनिंग। डी ऑप्शन देखेंगे, एक्यूजेशन अगेंस्ट वुमेन सेंटर्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली ऑन जेंडर रोल लाइक हीलिंग विद नो रेफरेंस टू इकोनॉमिक डिवियंस। अब आप यहाँ पर बोल देते हो, आपने यहाँ पर अपना टारगेट चेंज कर दिया। आपने बोला कि इकोनॉमिक बिहेवियर से मतलब हमको नहीं है, हम बस वुमेन को बेसिकली क्या कह सकते हैं टारगेट करते थे, भले से वो अमीर हो या ना हो। पॉइंट इज दिस, आप कहीं ना कहीं बोल रहे हो इकोनॉमिक बिहेवियर पॉइंट नहीं है, पर आपने वुमेन के ऊपर जो है वो क्या कह सकते हैं ब्लेम शिफ्ट कर दिया, और ऑथर वुमेन के ऊपर रेफरेंस देता है। ऑथर यहाँ पर वुमेन की बाय पॉइंट करता है कि जेंडर प्लेड अ रोल, तो ये भी कहीं ना कहीं उतना वीकनिंग नहीं है, क्योंकि ऑथर ने कहीं ना कहीं इसका रेफरेंस दिया है पैसेज के अंदर कि वुमेन जो है जेंडर प्लेड अ रोल टू। तो आप बोल दो कि केवल जेंडर ही रिस्पॉन्सिबल था, तो ऑथर की पीसेस जो हैं, चेस के जो पीसेस हैं वो डेफिनेटली मूव करेंगे, बट इट विल नॉट फ्लिप द टेबल। हमको लाइक अगर देखा जाए तो सी एंड डी डेफिनेटली का आंसर हो सकते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये ऑथर के अगेंस्ट है। ऑथर एडवोकेट कर रहा है कि इकोनॉमिक बिहेवियर इज द लीड कॉज। अगर आप सी एंड डी को पॉइंट करते हो तो डेफिनेटली इकोनॉमिक बिहेवियर से हट तो रहा है, बट सी के ऊपर सीवियरिटी ट्रैप है। वो बोलता है कि हम भले से कोई भी मैजिकल प्रैक्टिस करेगा, हम उसको विचक्राफ्ट का यू कैन से वो कर देंगे, ब्लेम कर देंगे। ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडसली वीकनिंग है। डी फिर भी वीकनिंग है, बट इसका रेफरेंस है। बट अगर मैं बोलूँ कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल चेस की टेबल को फ्लिप कर देगा, ए ऑप्शन इज दैट ऑप्शन। क्योंकि अगर ए ऑप्शन करेक्ट हो गया ना, तो पहली लाइन के बाद हम कोई एक लाइन लिख भी नहीं सकते। दैट इज़ द मेन पॉइंट। लाइक पूरे पैराग्राफ के अंदर पहली लाइन के बाद हम दूसरी लाइन लिख नहीं पाएंगे अगर ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं देखेंगे तो सी अगर पॉइंट सही हो गया तो हम सेकंड पैराग्राफ के बाद लिख नहीं पाएंगे। तो दैट इज़ द थिंग। कौन सा ऑप्शन जो सबसे ज़्यादा वीकनिंग है, सबसे ज़्यादा वीकनिंग ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन है। दैट्स वाई ए इज़ द आंसर। बहुत लोगों का शायद गलत हुआ होगा, बट इफ़ यू हैव मार्क द रॉन्ग, मे बी यू हैव अंडरस्टैंड कि क्या लॉजिक से अपन इसको क्वेश्चन को टैकल कर रहे हैं। सो लेट्स लुक एट द फिफ्थ ऑप्शन इटसेल्फ। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टोन ऑफ द पैसेज। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो टोन को बताता है? टोन का क्वेश्चन है प्रीटी इजी। एनालिटिकल, सिचुएटिंग विचक्राफ्ट एक्विजिशन विद ओवरलैपिंग इकोनॉमिक, रिलीजियस एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट। बिल्कुल सही है, क्योंकि विचक्राफ्ट के एक्विजिशंस को हम ओवरलैपिंग इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में भी देख रहे हैं, रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में भी देख रहे हैं, और सोशल कॉन्टेक्स्ट में भी देख रहे हैं। बिल्कुल सही है, एनालाइज भी कर रहा है ऑथर, तो पहला ऑप्शन होना चाहिए। लेट्स चेक बी सी एंड डी। क्रिटिकल, कंडेमनिंग सुपरस्टिशन एज अ डिस्ट्रक्टिव लेगेसी ऑफ मिडिल यूरोप। यार वो उसको केवल कंडेम नहीं कर रहा। ऑथर एक बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर देख सकते हैं एनालाइज कर रहा है कि किस तरह से यू कैन से विचक्राफ्ट एक्विजिशन का क्या रोल था, और ऑथर यहाँ पर कंक्लूड भी करता है एट द एंड कि कंटेम्प्रेरी लाइक हमारे हिसाब से, मॉडर्न आई के हिसाब से तो ये बस यू कैन से सुपरस्टिशन है, बट कंटेम्प्रेरी टाइम के हिसाब से दिस वाज अ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म, सोसाइटी को रेगुलेट करने का मैकेनिज्म था। तो डेफिनेटली नॉट क्रिटिकल एंड कंडेमनिंग। बी इज नॉट द ऑप्शन। सिंपैथेटिक, पोर्ट्रेइंग अक्यूज इंडिविजुअल एज स्केपगोट्स ऑफ एन अनजस्ट सिस्टम। यार कहीं ना कहीं सिंपैथी ऑथर ने नहीं शो करी है कि मुझे बहुत बुरा फील होता है उन लोगों के लिए, या फिर आई फील वेरी डियरली फॉर दैट। देयर इज नो एडजेक्टिव विच विल बी यूज्ड टू पोर्ट्रे सिंपैथी इन द होल पैसेज इटसेल्फ। और कहीं ना कहीं एक्यूज इंडिविजुअल को पोर्ट्रे करते हैं स्केपगोट्स, ये भी पूरा मेंशन नहीं है। दिस इज वे टू आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। तो हैंड बी एंड सी गोज आउट। लेट्स चेक इट डी। नॉस्टैल्जिक, कंट्रास्टिंग द कम्युनल इकोनॉमी विद मॉडर्न कैपिटल वैल्यूज। यार पहली बात तो है ना, मॉडर्न कैपिटल वैल्यू का जुल्म जो मतलब कैन से जिक्र जो है वो केवल लास्ट पैराग्राफ के अंदर आया कैपिटलिज्म के बारे में, ठीक है, और वो भी कैपिटल वैल्यूज नहीं है, केवल कैपिटलिज्म के बारे में बात करी गई है। और दूसरी बात, नॉस्टैल्जिक कहीं से कहीं तक ऑथर नहीं है। ऑथर रिमिनाइज नहीं कर रहा कि उस जमाने के अंदर कैसा हुआ करता था, वो जमाना कितना बढ़िया था, वैसा कोई टोन हमारे पास नहीं यूज हुई है। डी इज नॉट द आंसर, हेंस ए इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप यू लाइक दिस आरसी, और इन द फ्यूचर्स आरसी इटसेल्फ आई हैव अडॉप्टेड दिस कि मैं कोई भी आरसी उठाऊंगा दैट वुड बी फ्रॉम इन ईऑन के अंदर आर्टिकल लूँगा, उसको कंडेंस करूँगा, क्वेश्चन क्राफ्ट करूँगा एंड विल प्रेजेंट टू यू इटसेल्फ। सो आई होप you give it a thumbs up and comment it whether if the answer that you got is correct or not. अगर कोई confusion है तो definitely पूछो, I will try to reply onto it, and yeah, let's keep on preparing.